1 दिसंबर की उस सुबह राजीव दीक्षित की हुई मौत क्या नेचुरल थी? राजीव दीक्षित की मौत के मामले में फिर से अब जांच करेगी दिल्ली पुलिस। लगभग 2 दशक बीतने वाले हैं राजीव दीक्षित को गुजरे, लेकिन ये वो सवाल है जो आज भी लोगों को परेशान करता है। आप जरा सोचिए कि एक इंसान जो कल शाम तक हजारों लोगों के सामने शेर की तरह दहाड़ रहा था, जिसकी सेहत लोहे जैसी मजबूत थी, अचानक एक रात में वो नीला कैसे पड़ सकता है? तारीख 1 दिसंबर साल 2010, जगह हरिद्वार का कनखल आश्रम। हजारों लोगों की भीड़ जमा थी, लेकिन वहां का माहौल सामान्य नहीं था। वहां मौजूद हर शख्स के मन में एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर एक रात में ऐसा हुआ क्या? राजीव दीक्षित का शरीर वहां रखा था, लेकिन वो शरीर वैसा नहीं था जैसा लोगों ने हमेशा देखा था। वो गोरा शरीर अब पूरी तरह से नीला और काला पड़ चुका था। लोग सवाल पूछ रहे थे, गुस्साहट कर रहे थे कि हार्ट अटैक के मरीज का शरीर कोयले जैसा कैसे हो गया? राजीव दीक्षित का चेहरा और होंठ काले थे। वहां खड़े लोग समर्थक आपस में कानाफूसी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये दिल का दौरा तो नहीं लगता। लेकिन इसके बाद सबसे अजीब चीज सामने, जब हजारों लोग राजीव दीक्षित के पार्थिव शरीर को देखकर शक कर रहे थे, जांच करने की मांग कर रहे थे, तब उनके शरीर का पोस्टमार्टम तक नहीं। और यही सवाल उठा कि क्यों, किस बात का डर था? क्या उस शरीर के अंदर कोई ऐसा राज छिपा था जिसे दुनिया से छिपाना जरूरी था? दशकों बाद भी यह सवाल आज सीने में चुभता है। क्या वो मौत स्वाभाविक थी या बड़ी होशियारी से बुनी गई साजिश? उस काली रात की परतों को आज सावधानी से खोलेंगे। स्वर्गीय राजीव भाई शायद जिंदा भी रह सकते। एंजियोप्लास्टी बैलूनिंग कराने से मना कर। हालांकि हम स्पष्ट कर दें कि हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचने वाले हैं। हम बस इतिहास के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जो कोरे रह गए थे। लेकिन इससे पहले कि हम उस रात की बात करें, हम चाहते हैं कि एक सवाल आज आप खुद से पूछें। राजीव दीक्षित के जाने से सबसे ज्यादा फायदा किसको? देखिए, अपराध की दुनिया का सिर्फ एक नियम है, मकसद, मोटिव। राजीव दीक्षित के दुश्मन कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे, वे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ रहे थे। 1990 और 2000 के दौर में जब सब विदेशी कंपनियों के आगे झुक रहे थे, राजीव दीक्षित उनसे अकेले आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे थे। उन्होंने पेप्सी और कोका कोला जैसी बड़ी कंपनियों के खिलाफ सबूत पेश किए, टॉयलेट क्लीनर साबित करके उनके अरबों रुपए का नुकसान किया। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इन खुलासों से कंपनियों को भारी नुकसान हुआ था। वे उन कंपनियों के खिलाफ भी थे जो भारत के बीजों और खेती पर कब्जा करना चाहती थी। 2010 में तो एक ऐसा काम हाथ में लिया था जिसने बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ा दी थी, काला धन। वे भ्रष्ट नेताओं के विदेशी खातों का पर्दाफाश करने वाले थे। अपनी सभाओं में खुलेआम कहते थे कि ये कंपनियां मुझे खरीदना चाहती हैं। अभी मुझे डरा रही है, मुझे पता है वो मुझे मार सकती है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। आप सोचिए, जो इंसान खुद कह रहा हो कि उसकी जान को खतरा है, क्या उसकी अचानक मौत को हम सिर्फ इत्तेफाक मान सकते हैं? या फिर शक करने की एक वजह है कि शायद कोई सही वक्त का इंतजार कर रहा था। आज चलते हैं उस रात में, चलते हैं 29 नवंबर 2010, छत्तीसगढ़ का भिलाई शहर। सब कुछ ठीक चल रहा था। शाम को हजारों लोगों के सामने राजीव दीक्षित ने 1.5 घंटे तक भाषण दिया। वीडियो गवाह है कि उनके चेहरे पर बीमारी का एक भी निशान नहीं था। रात के 9 बजे तक वो हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन फिर 10 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि सारी दुनिया पलट गई। रात 9:10 पर वो गेस्ट हाउस के बाथरूम में गए। जब बाहर निकले तो पसीने से लथपथ थे। अब आप गौर कीजिएगा कि बाथरूम जाने से ठीक पहले तक वो ठीक थे। सवाल, क्या उस बाथरूम में कुछ हुआ? या उससे पहले खाने पीने में शायद कुछ ऐसा था जो अब अपना असर दिखा रहा था? बाहर आते ही राजीव कहते हैं कि मुझे घबराहट हो रही है, शरीर टूट रहा है। कहानी यहां पर और उलझ जाती है। जब उनकी हालत बिगड़ी तो उन्हें तुरंत बड़े अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? समर्थकों का आरोप है कि शुरुआत में इसे गैस या एसिडिटी समझा गया, जो शायद एक भारी गलती साबित हुई। जब उन्हें अस्पताल भी ले जाया जा रहा था तो एम्बुलेंस में बैठे लोगों के बयान अलग अलग क्यों हैं? कोई कहता था कि वो दवा मांग रहे हैं, कोई कह रहा था कि वो भगवान को याद कर रहे थे, और फिर रात को 1 बजे डॉक्टरों ने कह दिया कि अब सब खत्म हो गया है। रिपोर्ट में लिख दिया गया, मैसिव हार्ट अटैक। लेकिन सवाल, क्या ये वाकई में दिल का दौरा था? और अगर दिल का दौरा था तो फिर आगे जो निशान मिले वो किस तरफ इशारा कर रहे थे? राजीव दीक्षित के शरीर को देखने वालों के मन में गहरा संदेह था। मेडिकल रिपोर्ट में मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई। विज्ञान भी कहता है कि नीला पड़ना हार्ट अटैक में हो सकता है, जिसे साइनोसिस कहते हैं। लेकिन वहां मौजूद कुछ लोगों को यह बेहद असामान्य लगा।
अनुभवी वैद्यों और समर्थकों का यह मानना था कि शरीर का रंग सिर्फ नीला नहीं बल्कि गहरा काला पड़ चुका है, खासकर होठों और नाखून के पास। फॉरेंसिक साइंस में शरीर का इस तरह काला पड़ना कई बार शरीर में विषाक्त पदार्थों की मौजूदगी को इशारा करता है। इसके अलावा कई गवाहों ने दावा भी किया कि उनके नाक और मुंह से हल्का खून भी निकला था। साधारण हार्ट अटैक में खून निकलना बड़ा दुर्लभ माना जाता है। अब चूंकि कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, इसलिए पक्के तौर पर कहना मुश्किल है कि जहर था या हार्ट अटैक। लेकिन शरीर के उन अजीब निशानों ने लोगों के मन में यह सवाल जरूर पैदा कर दिया कि क्या मौत स्वाभाविक थी? तो फिर इन निशानों को अनदेखा किसने किया? वहां मौजूद इतने सारे लोग, इतने बड़े डॉक्टर, क्या किसी को यह अजीब नहीं लगा या फिर सबने जानबूझकर अनजान बनने का फैसला किया? अब इस कहानी का सबसे बड़ा और चुभने वाला सवाल आता है कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? कानून और प्रक्रिया कहती है कि जब भी किसी बड़े व्यक्ति की मौत अचानक और अजीब अवस्था में होती है तो पोस्टमार्टम जरूरी होता है ताकि सच सामने आ सके। बस एक छोटी सी जांच और फिर कुछ मिनटों में पता चल जाता है कि पेट में क्या था। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। लेकिन राजीव दीक्षित के मामले में एक अजीब निर्णय लिया गया। यह तर्क दिया गया कि वो एक संत जैसे थे, हम उनके शरीर को चीर फाड़ नहीं करना चाहते, यह हमारी संस्कृति नहीं है। सवाल की ये क्या तर्क आपको सही लगता है? स्थानीय प्रशासन, पुलिस भी शायद पोस्टमार्टम के पक्ष में थी, लेकिन किन्हीं अज्ञात कारणों या दबाव के चलते ऐसा नहीं हो पाया। अब यह फैसला उस दौर में किसने लिया था, यह आज तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि अगर उस दिन पोस्टमार्टम हो जाता तो आज 15 साल बाद आप और हम इन सवालों और संदेहों के घेरे में ना खड़े होते। सच उसी दिन साफ हो जाता। उस सच को सामने ना आने देने की इतनी जल्दी आखिर किसी थी? लेकिन कहानी जो है वो शरीर और पोस्टमार्टम पर खत्म नहीं होती है। राजीव दीक्षित की मौत के साथ एक और बात चर्चा का विषय बनी, वो था उनका डिजिटल डेटा। उनके करीबी सहयोगियों और समर्थकों का दावा है कि राजीव जी अपनी मृत्यु के समय काले धन और भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ कुछ बहुत बड़े दस्तावेजों पर काम कर रहे थे, जो उनके लैपटॉप और हार्ड ड्राइव में सुरक्षित थे। ये बात किसी रहस्य से कम नहीं है कि उनकी मृत्यु के बाद उनका सामान उनके परिवार को सौंपा गया, तो रिपोर्ट्स की माने तो वो लैपटॉप और हार्ड ड्राइव उस सामान में मौजूद नहीं थे। सवाल वो डेटा कहां गया? क्या वो खो गया या उसे हटा दिया गया? इस बारे में कोई पुलिस रिपोर्ट या पक्का सबूत आज तक सामने नहीं आया। लेकिन क्योंकि अहम डेटा गायब हुआ था, इसलिए इस घटना को और भी ज्यादा संदिग्ध मान लिया गया। आप सोचिए, एक मरे हुए आदमी के सामान में सिर्फ उसका लैपटॉप ही क्यों गायब हुआ? यही वो वजह है जिसके लिए जान ली गई थी, वो डेटा मिटाना। ये महज एक संयोग है या साजिश? अब इसका जवाब शायद कभी नहीं मिल पाएगा। अब एक सवाल जो आपके जहन में आना चाहिए कि इसके पीछे कौन हो सकता है? शक की सुई 3 तरफ घूमती है। पहला, विदेशी कंपनियां जिनका हजारों करोड़ का नुकसान राजीव दीक्षित ने किया था, उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा निकल गया। दूसरे, माफिया, जो लोग 5 रुपए की दवा 500 रुपए बेच रहे थे, राजीव दीक्षित उनकी पोल खोल रहे थे। आज देखिए, बाजार में आयुर्वेद के नाम पर अरबों का धंधा हो रहा है। क्या राजीव दीक्षित इस धंधे के बीच में आ रहे थे? और तीसरा, अंदरूनी मतभेद। राजीव दीक्षित की बढ़ती लोकप्रियता के बीच कुछ दबी जुबान में होने वाली चर्चाएं भी सामने आई। ये बात छिपी नहीं थी कि 2010 तक उनका कद बहुत बड़ा हो चुका था और वो राजनीति में कदम रखने वाले थे। कुछ लोगों का मानना है कि विचारधारा को लेकर कुछ मतभेद हो सकते हैं। जहां राजीव दीक्षित स्वदेशी को पूरी तरह सेवा मानते थे, वहीं शायद कुछ और योजनाएं बन रही थी। हालांकि किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, लेकिन उनके अचानक चले जाने से पैदा हुआ खालीपन समर्थकों को बार बार सोचने पर यह मजबूर करता है कि क्या ये सिर्फ एक मौत थी या इसके पीछे कोई गहरी सियासत। 15 साल से ऊपर हो गए, सरकारें बदली, नेता बदले, लेकिन राजीव दीक्षित की फाइल जिस धूल में दबी थी वहीं दबी रह गई। हादसा इसे लगता है क्योंकि कागजों पर हार्ट अटैक लिखा है, लेकिन हत्या इसे लगती है क्योंकि शरीर के निशान अजीब थे। पोस्टमार्टम रोका गया, लैपटॉप का पता नहीं। राजीव अक्सर कहते थे कि मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए। लेकिन आज हमें सोचना होगा, क्या हम उस देश को बचा पाए जिसके लिए राजीव दीक्षित अपनी जान दी थी? ये सब दावे हैं, कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला और बिना पोस्टमार्टम के सच को साबित करना नामुमकिन है। इसलिए शायद राजीव दीक्षित का सच हमेशा एक रहस्य रह जाएगा। हालांकि एक बात पक्की है कि राजीव दीक्षित मरे नहीं थे। उनके चाहने वाले उन्हें शहीद मानते हैं। उनका शरीर जल गया, लेकिन उनके सवाल आज भी हमारे बीच जिंदा है। और जब तक हम और आप ये सवाल पूछते रहेंगे, राजीव दीक्षित की मौत का सच क्या है, तब तक उनकी क्रांति भी जिंदा रहेगी। फैसला आपको करना है, क्या यह साधारण मौत थी या फिर कोई गहरा राज? ये कहानी राजीव दीक्षित की थी। अंतिम फैसला हम आप पर छोड़